हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा है। तो न्यू सेशन में न्यू क्लासेस लाने का हमने वादा किया था। तो हमने ये आपसे कहा था कि भाई अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमने बोर्ड क्लासेस पे कंसंट्रेट किया था। लेकिन वादे के मुताबिक अब हम लेकर आ रहे हैं अपनी नई क्लासेस। जैसे कि हिंदी में अभी तक हमने आपको क्लास 10th और 12th से संबंधित कंटेंट दिया, उसके वीडियो दिए, आपकी प्रिपरेशन कराई। लेकिन क्लास 9th और 11th हमसे बहुत खफा था कि मैम आप दूसरी क्लासेस पे ध्यान नहीं देती। तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए अब हम आ चुके हैं। हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 11th। और क्लास 11th शुरू करें उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई क्लास 11th में कितनी बुक्स चलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, ये सभी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनिशियल लेवल पे आपको बता देते हैं। क्लास 10th से थोड़ा मिलता जुलता है और थोड़ा सा अलग है। क्लास 10th में अभी तक आपने 2 बुक्स पढ़ी, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 नहीं, आपको 3 बुक्स पढ़नी है। क्लास 10th में हम व्याकरण और लेखन पढ़ते थे, लेकिन क्लास 11th में हमें व्याकरण और लेखन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ लेखन संबंधी आपका रचनात्मक एक लेख आएगा, जिसके बारे में मैं आपको अलग से समझाऊंगी ज़रूर। ठीक है, तो लेखन संबंधी कुछ नहीं आना है आपका, व्याकरण संबंधी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, 2 की जगह अब आपकी 3 बुक्स हो चुकी हैं। तो अब ये आज जो मैं आपके लिए सिलेबस ओवरव्यू लेकर आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं क्लास 11th हिंदी कोर का सिलेबस ओवरव्यू लेकर आई हूँ। तो जिस तरीके से क्लास 10th में आपके पास 2 कोर्सेज चलते थे, कोर्स ए और बी, उसी तरीके से क्लास 11th और 12th में भी आपके पास 2 कोर्सेज चलेंगे, कोर और इलेक्टिव। तो अब मैं आज तो कोर, क्योंकि अभी हम पहले कोर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कोर का ओवरव्यू लेकर आई हूँ। तो इलेक्टिव के बच्चे प्लीज़ नाराज़ नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। तो इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, क्योंकि भाई मैंने अगर आपको हिंदी पढ़ाने का बीड़ा लिया है तो मैं इसे पूरा भी करूँगी। ये नहीं कि भाई आधे बच्चों को पढ़ाऊँ आधे को नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो क्लास 11th में अभी हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपना कोर सिलेबस। तो ये भी डिपेंड करेगा आपके कहाँ पर, आपके स्कूल पर, कि आपके यहाँ कोर चलता है कि इलेक्टिव चलता है। अगर आपके यहाँ कोर पढ़ाई जा रही है तो आपके पास बुक होगी आरोह भाग 1 और दूसरा है वितान भाग 1, ये बुक होगी। अगर आपके पास इलेक्टिव पढ़ाई जा रही है तो आपके पास बुक होगी अंतरा भाग 1 और दूसरी अंतराल भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 11th कोर के सिलेबस को समझना। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर 3 बुक्स चलती हैं। पहली बुक हमारी है आरोह भाग 1। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है जो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड, जैसे कि हमारी हिंदी 10th में भी चलती थी उसी तरीके से। दूसरी एक हमारी पूरक पुस्तिका है हिंदी की, वो है वितान भाग 1, जैसे हमारी हिंदी में चलती थी, वहाँ पर एक पूरक पुस्तिका रहती थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। लेकिन एक हमारी तीसरी बुक है जो हमारी क्लास 11th और 12th दोनों में चलती है। आप एक बार ये बुक खरीदोगे, 11th में भी यही पढ़ोगे और 12th में भी यही पढ़ोगे, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। क्यों, अब आप बोल रहे हो कि एक ही बुक हम ये दोनों साल क्यों पढ़ेंगे? एक्चुअल क्या है, इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से कुछ चैप्टर आपके 11th के हैं और कुछ चैप्टर आपके 12th के हैं। तो जो 11th के हैं वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे और जो 12th के हैं वो आप सिर्फ 12th में पढ़ोगे। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप बुक एक बार परचेज करोगे, ये आपकी क्लास 12th तक आपको पढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ कोर में नहीं चलेगी, ये इलेक्टिव में भी चलेगी, यानी कि कोर के स्टूडेंट भी यही पढ़ेंगे और इलेक्टिव के स्टूडेंट भी सेम यही पढ़ेंगे। सिर्फ मैं बुक अभिव्यक्ति और माध्यम की बात कर रही हूँ, बाकी दोनों बुक्स अलग रहेंगी, लेकिन अभिव्यक्ति और माध्यम बुक आपकी क्लास 11th और 12th में भी चलेगी और आपके कोर्स, आपके दोनों कोर्सेज यानी कि कोर और इलेक्टिव में भी चलेगी। ठीक है, तो ये तो इतना तो मैंने आपको इनिशियल लेवल पर सारी चीज़ें समझा दी। अब हम चलते हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, तो बुक्स के अंदर तक हम अभी सिर्फ कुछ पेजेस तक ही पहुंचने वाले हैं, अभी सारे नहीं, क्योंकि जब हम इसे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तब हम ये पूरी चीज़ें डिटेल से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी आरोह बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है। आरोह भाग 1 हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो रहा है वो है गद्य खंड से शुरू है। तो गद्य खंड आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है। गद्य खंड की जितनी विधाएं हैं वो सभी आपकी इसमें आएंगी और काव्य खंड की उसमें। गद्य खंड में हमारे पास पहली जो कहानी आ रही है वो है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने।
ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं कि कौन सी कहानी क्या क्या है। जैसे भी आप देख रहे हो, प्रेमचंद ने जो नमक का दरोगा लिखा है ये गद्य साहित्य की कहानी विधा में है। कौन सी है? ये कहानी है। ओके, तो बहुत पतला चल रहा है भाई, इसको थोड़ा सा मोटा किया जाए। ओके, क्या है ये? कौन सी विधा है? कहानी में। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कृष्णा सोबती द्वारा एक रचना प्रस्तुत की गई है, मियां नसीरुद्दीन। तो अच्छा, ये कहानी के बारे में तो मैं बता दूं, नमक का दरोगा बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी है धन पर धर्म की विजय, यानी कि जो हमारा धर्म है उस पर धन का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, मुंशी वंशीधर और आलोपी दीन। जो वंशीधर जी हैं वो धर्म का प्रतीक हैं, आलोपी दीन धन का प्रतीक हैं। किस तरीके से धर्म जीतता है और धन हारता है, बहुत ही अच्छी कहानी प्रस्तुत करी है प्रेमचंद जी ने। दूसरा जो हमारे पास में है वो है मियां नसीरुद्दीन। ये हमारे पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है कृष्णा सोबती जी ने। ये एक तरीके से एक साक्षात्कार के रूप में लिया गया है, जहां पर हमने मियां नसीरुद्दीन के चरित्र चित्रण को समझा है, यानी कि उनका चरित्र किस तरीके का है उसका चित्रण जो है यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने यहाँ पर किया है। इस पूरे पाठ में मियां नसीरुद्दीन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 56 तरह की नान बना लेते। नान का मतलब जानते हो ना आप लोग, तंदूरी बटर नान वगैरह जानते हो ना, तो उसमें 56 तरह की वो रोटियां बना लेते हैं। उन्हें खानदानी नानबाई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका खानदानी पेशा नान बनाने का रहा है। तो उन्हीं से जब कृष्णा सोबती जी मिलती हैं तो उनके बारे में बहुत सारी बातें करती हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो थर्ड चैप्टर है वो है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये एक संस्मरण है। क्या है ये? एक संस्मरण। संस्मरण का मतलब तो जानते हैं ना, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करें। एक बहुत ही मशहूर बांग्ला मूवी है पाथेर पंचाली, ठीक है। उस पाथेर पंचाली को बनाते समय सत्यजीत राय ने ये मूवी बनाई है, बांग्ला मूवी, जो 1955 में रिलीज हुई थी। तो उस मूवी में जो है बनाते समय उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उन सभी के बारे में सत्यजीत राय ने इस चैप्टर में लिखा है, अप्पू के साथ 2.5 साल। इस पथेर पांचाली को बनाने में 2.5 वर्ष का समय लगा, इसलिए इसका नाम रखा गया 2.5 साल। और उस पथेर पांचाली का जो नायक है उसका नाम है अप्पू, इसलिए इस पूरे पाठ का नाम उन्होंने, उस पूरी संस्मरण का नाम सत्यजीत रे ने रख दिया अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, तो हम पथेर पांचाली को समझने वाले हैं इस अध्याय में। फिर उसके बाद है विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया। बंग भंग आपने सुना है ना, बंग भंग। तो बंग भंग जो है उस घटना के बाद किस तरीके से करजन को वापस जाना पड़ा, उसके जाते समय जब वो जा रहा था तो उसको संबोधित करते समय बाल मुकुंद जी ने एक भाषण लिखा, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो इसे आप एक लेख विधा में देख सकते हैं। किस में देखेंगे? लेख विधा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम करजन के अत्याचारों को, इन सारी चीज़ों को, उसके अहंकार को, सारी चीज़ों को हम इस पाठ में बाल मुकुंद जी द्वारा समझने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे हम, चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास गलता लोहा। अब गलता लोहा एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से समाज में फैली हुई जात पात, स्वार्थी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। शेखर जोशी जी ने यहाँ पर जो है लोगों के स्वार्थ को और जात पात की प्रवृत्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं रजनी, मनु भंडारी। तो करीबन 80-90 के दशक में एक सीरियल आता था रजनी, तो जिसे लिखा था मनु भंडारी जी ने। ये एक पटकथा है, पटकथा अर्थात पर्दे के लिए लिखी गई कथा। ये सीरियल था पूरा, जिसमें रजनी जो कैरेक्टर थी वो मेन लीड कैरेक्टर थी और हर एपिसोड में कोई ना कोई समस्या लेकर वो हमारे सामने आती थी और उसका हल देती थी।
तो यहाँ पर जो एजुकेशन का व्यवसायीकरण हो रहा है उस समस्या को हम इस अध्याय में समझने वाले हैं कि उस धारावाहिक का सिर्फ एक अंक हमारे सामने रखा गया है। नेक्स्ट है जामुन का पेड़, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है कृष्णचंद जी ने। कृष्णचंद जी ने जामुन का पेड़ एक व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है ये? व्यंग्यात्मक कथा है। अब इसे व्यंग्यात्मक कथा क्यों कहा जा रहा है? सरकारी कामकाज के ऊपर तंज करती हुई एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है कि व्यक्ति की जरूरत को दरकिनार करके खाली जो है सरकारी दफ्तरों का जो कामकाज का ढर्रा है उस पर तंज किया है कृष्णचंद जी ने। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक करुणा भी उपजेगी। इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया एक भाषण है भारत माता। तो इसे हम देखेंगे, आप भाषण बोल सकते हैं या इसे एक लेख बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर हमें समझाया है कि भारत माता क्या है, कौन है ये भारत माता जिनकी हम जय जयकार करते हैं। ये भाषण लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे हम पूरी तरीके से इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये रहा गद्यखंड। गद्यखंड के 8 अध्याय हमने यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास में आ जाता है हमारा काव्यखंड। काव्यखंड में देखिए क्या दिया है। काव्यखंड में हमारे पास में सबसे पहले आ रहा है एक पद है, सबद ही आप बोल सकते हो, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर ये क्या है? ये एक क्या आप पद बोल सकते हो, एक पद हमारे सामने से। वैसे तो इस पार्ट में 2 पद थे, लेकिन एक पद ही रखा गया है। अब सिलेबस से एक पद हटा दिया गया है। तो इस पद को हम समझेंगे कि ईश्वर किस तरीके से ने हमारी रचना करी है और हमने आगे चलकर जाति धर्म के नाम से ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है। आप सभी को पता है कि कबीर जी जो हैं वो निर्गुण उपासक रहे। उन्होंने सभी धर्मों को अपना से अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है और आडंबर का वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं। यही सारी चीज़ें हम इस पद में समझने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मीराबाई जी के। मीराबाई जी के यहाँ पर 2 भजन प्रस्तुत हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये भजन हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से मीराबाई जी ने यहाँ पर अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास कविता आ रही है घर की याद, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जिसके चलते उन्हें कैद में बंद कर दिया गया। जब वो कैद में बंद हैं और सावन का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही है, उस समय उन्हें अपने घर की याद आती है। ये कविता काफ़ी लंबी है। इस कविता में उन भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने घर के सभी सदस्यों, उनकी स्थिति, उन सभी के दुख दर्द तकलीफ़ों और अपनी तकलीफ़ के बारे में जो है हमें बताया है। नेक्स्ट है त्रिलोचन जी की एक कविता हमारे सामने आ रही है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। ये कविता हमें निरक्षरता से साक्षरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो है बंगाल में लिखी गई ये कविता है कि बंगाल की जो एक छोटी सी लड़की है चंपा, वो पढ़ना नहीं चाहती और हमारे कवि त्रिलोचन को भी पढ़ने नहीं देना चाहती, उनको भी डिस्टर्ब करती है। तो पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए त्रिलोचन जी चंपा को किस तरीके से समझा रहे हैं, ये पूरी बात उन्होंने कविता में व्यक्त करी है। इसलिए बोला है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात वो लिखे गए इन अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात वो निरक्षर है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आ रही है गजल। दुष्यंत कुमार जी ने यहाँ पर एक गजल प्रस्तुत करी है, तो अपने आप में एक विधा है। गजल आप जानते हैं अलग अलग शायरियों से मिलकर बनी हुई को हम गजल कहते हैं। गजल जो है वो उर्दू साहित्य से संबंधित विधा है जो हमने यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सरकार पे, आज की व्यवस्था पे, कई बातों पर हम गौर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं काव्यखंड के नेक्स्ट, अक्क महादेवी की 2 हमारे पास में कविता हैं। ये जो है साउथ की बहुत ही फेमस
कवयित्री नहीं, जिन्होंने शैव भक्ति नहीं, ये शैव शिव की बहुत बड़ी उपासक रही हैं, उन्हीं के दो यहाँ पर हम भक्ति को पढ़ेंगे। पहली है हे भूख मत मचल और दूसरा है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो ये दोनों ही हमारी क्या हैं, ये कविताएं हैं या उनकी हम भक्ति गीत भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 पर सबसे खतरनाक। ठीक है, सबसे खतरनाक ये एक कविता है जो हमारे सामने रखी हुई है अवतार सिंह पाश ने। अवतार सिंह पाश ने जो ये बात हमसे कही है वो क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे खतरनाक कौन सी कंडीशन होती है, जब हम हारते हैं वो नहीं, जब हम दिल से हारते हैं वो बात। तो कई ऐसी कंडीशंस बताई हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। इनको कौन सी सिचुएशन खतरनाक है कौन सी नहीं है वो हम समझेंगे सबसे खतरनाक कविता में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या, ये हमारी इस आरओ बुक का आखिरी अध्याय है, आओ मिलकर बचाएं। तो 24 परगना संथाल, आपने नाम सुना होगा। संथाल के जो आदिवासी होते हैं उनकी सभ्यता किस तरीके से शहरीकरण की तरफ मूव कर रही है और उस शहरीकरण की वजह से इनकी सभ्यता पर कितने दुष्परिणाम पड़ रहे हैं, इससे परेशान होकर निर्मला पुतुल जी ने इस पूरी सभ्यता को बचाने के लिए अपने कंसर्न को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हुई पहली पुस्तक। ठीक है, पहली पुस्तक हमारी क्या थी, आरओ भाग 1। अब हम आ जाते हैं, हमारी दूसरी पुस्तक है वितान भाग 1 पे। ठीक है, अब वितान भाग 1 में हमारे सामने जो है, कहने को तो 5 पॉइंट्स हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 अध्यायों को ही पढ़ेंगे। पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है कुमार गंधर्व जी ने। कुमार गंधर्व जी ने यहाँ पर लता मंगेशकर की गायकी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, उनके व्यक्तित्व का, उनके हुनर का, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है अनुपम मिश्र। राजस्थान एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, वहां बारिश होती नहीं और जो बहुत कम बारिश होती है उस पानी को संजो कर रखने की एक सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है। फिर वहाँ पर पानी को निकालने के लिए कुएं नहीं कुइयाँ खोदी जाती हैं। ये कुइयाँ क्या होती हैं, कैसे खोदी जाती हैं, किन क्षेत्रों में खोदी जाती है, कितने तरह के पानी होते हैं, ये सभी कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदों में। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझोगे एक नए स्टेट के नए कल्चर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा तीसरा अध्याय है आलो आंधारी, अंधेरे से प्रकाश की ओर। इसका अर्थ होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर, जो एक आत्मकथा है किसकी, बेबी हालदार की। बेबी हालदार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो घरों में एक बाई के तौर पर काम करती हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, घर संभालना जैसे काम करने वाली स्त्री थी बेबी हालदार, जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो उन्होंने आगे जब उनको प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने लेखन कार्य किया और अपनी ही आत्मकथा, उनकी लिखी हुई सिर्फ एक ही रचना है, वो है आलो आंधारी। उसके कुछ अंश हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ने को देखेंगे। इसके अलावा एक और अध्याय है भारतीय कलाएं, जो हमारे लिए सिर्फ पढ़ने से संबंधित है, जिससे संबंधित हमारे पास प्रश्न नहीं आते हैं। और उसके बाद इन सभी लेखकों के बारे में लास्ट में एक दिया गया है लेखकों के बारे में। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमारा रिटन वर्क आएगा, एग्जाम से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आएंगी, लेकिन बाकी 2 चैप्टर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र और बेबी हालदार जी के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि हमारी जो पूरक पुस्तिका रहती हैं उनसे बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 9th और 10th में नहीं आते थे, लेकिन 11th और 12th में हमारी ये जो पूरक पुस्तिका वितान है इससे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 1-2 नहीं पूरे 10 प्रश्न आते हैं। इसलिए इनमें आपको इन जो क्या कहते हैं राइटर्स हैं इन सभी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये रही हमारी दूसरी बुक। अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी बुक में। ये बुक क्या है? अब ये जो तीसरी बुक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बुक आपकी क्लास 11th में भी चलेगी, 12th में भी चलेगी। तो इसके कुछ अध्याय 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो 11th के हैं वो कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं।
सबसे पहले देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो 3 इकाइयों में बटी है, यानी कि 3 पार्ट्स में बटी है। सबसे पहला जो है वो पहली इकाई है जो है जनसंचार माध्यम और लेखन। इसके अंतर्गत सिर्फ 2 अध्याय ही आपके क्लास 11th में आ रहे हैं। पहला अध्याय है आपका जनसंचार माध्यम। आप सभी को पता है, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, सिनेमा है, ये सभी जनसंचार के माध्यम होते हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका कोर में भी में आएगा और इलेक्टिव में भी आएगा। फिर दूसरा हमारा अध्याय है पत्रकारिता के विविध आयाम। अब पत्रकारिता किन किन तरीकों से करी जाती है, क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपका कोर और इलेक्टिव दोनों में ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, सिर्फ देखिए प्रथम इकाई यानी इकाई संख्या 1 में सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में अब समझ लीजिए, पहला दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे अध्याय आएंगे अब क्लास 12th में। अब चैप्टर नंबर 9 और 10 आपका 11th में आएगा। 9th चैप्टर है डायरी लिखने की कला। डायरी मतलब पूरे दिन में जो चीज़ें घटित होती हैं उसे हम एंड में लिखते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, कौन लोग लिखते हैं, क्या क्या विधि होती है लिखने की, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये भी हमारा कोर और इलेक्टिव दोनों में ही आएगा। फिर आता है क्लास आपका चैप्टर नंबर 10, कथा पटकथा। कथा मतलब कहानी, पटकथा मतलब पर्दे के लिए लिखी गई कहानी। अर्थात जैसे हम सिनेमा के लिए, धारावाहिक के लिए जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो सभी पटकथाएं होती हैं। उनको जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं उससे अलग तरीके से लिखी जाती हैं। अब ये इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे लिखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। और ये अध्याय भी आपका कोर और इलेक्टिव दोनों में आएगा। तो पहली इकाई में चैप्टर नंबर 1 और 2 रहा, दूसरी इकाई में चैप्टर नंबर 9 और 10 ये आपका 11th में आएगा। अब हम आ जाते हैं तीसरी इकाई यानी कि 3rd में। तीसरे में आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 14, 15, 16। 9, 10 के बाद 11, 12 और 13 ये 3 चैप्टर आपके क्लास 12th में आएंगे। वो आपको नहीं पढ़ने हैं अभी, वो हम 12th में पढ़ेंगे। 11th में आ रहा है हमारा जो 3rd इकाई है, उसमें हमारा 14 चैप्टर आ रहा है कार्यालयों की लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, कार्यालय लेखन यानी कि जो सरकारी कार्यालयों में जो लिखा जाता है, जिसे हम मिनट्स बोलते हैं, सूचीकार बोलते हैं, सूचीवृत्त बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। बहुत तरह के कार्यालय लेखन किए जाते हैं। इन सभी के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। ये सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये भी आपका कोर और इलेक्टिव दोनों में ही आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15, स्ववृत्त या बायोडेटा लेखन, जो रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। अभी हम लोगों ने जब क्लास 10th है तो हम लोगों ने स्ववृत्त लेखन पढ़ा था ना, वो हमने सिर्फ इनिशियल लेवल पर पढ़ा था कि स्ववृत्त लेखन क्या होता है। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, इसमें बायोडेटा लिखने के एकदम सटीक तरीके को हम समझेंगे कि किस तरीके से बायोडेटा रेडी किया जाता है और उसके साथ आवेदन पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। ये सभी कुछ हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। ये भी हमारा कोर और इलेक्टिव दोनों में आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 16 पे। ये है हमारा कोश एक परिचय। ये सिर्फ कोर के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ कोर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, इलेक्टिव के स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ेंगे। कोर के स्टूडेंट में ये जो आएगा कोश, कोश जैसे कि हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसी तरीके से एक शब्द कोश होता है, एक सांस्कृतिक कोश होता है, एक आपका परिचय कोश होता है, बहुत तरीके के कोश होते हैं। अब ये कोश कितने तरीके होते हैं, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, ये सभी कुछ हम समझने वाले हैं इस अध्याय में। तो ये करीबन मिलाकर 2, 2, 4 और 4 और 3, 7, करीबन 7 अध्याय हमारे इस पूरी बुक में हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी बुक थी। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। हाँ, ये वाली बुक थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है क्योंकि जितना कुछ अब आप पढ़ने जा रहे हो ये काफ़ी हद तक आपका मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहेगा, जिनमें संचार, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूरी बुक हमें काफ़ी हद तक अलग हट के जानकारियाँ देने वाली है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है।
ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और अपनी बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो तैयार रहिए, हम शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 11th कोर का सिलेबस। तो जल्दी हम मिलने वाले हैं अपने पहली बुक के पहले अध्याय यानी कि प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक के दरोगा के साथ में। तो रहिएगा साथ साथ पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे अपनी क्लास 11th की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।